एक बार फिर से आपका स्वागत है शेखर वाणी में। जैसा कि मैंने कहा, कला साहित्य संस्कृति का ये चैनल है और इसमें हम लेकर के आते हैं कविताएं, कहानियां और वार्ताएं। तो आज इस कड़ी में एक बार फिर से हाजिर हैं हम देव फौजदार के साथ और जानेंगे कि रंगमंच को लेकर के इनकी प्लानिंग क्या है, इनकी योजनाएं क्या है और राष्ट्र को लेके, समाज को लेकर के रंगमंच के ज़रिए ये क्या बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले एपिसोड में बात कही थी कि रंगमंच प्रासंगिक होता है और रंगमंच समाज के लिए होता है कि समाज के बिना रंगमंच का कोई मतलब नहीं है। समाज नहीं है तो रंगमंच नहीं है। तो हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं जो रंगमंच के माध्यम से हम समाज के साथ जुड़कर करना चाहते हैं, क्योंकि बिना समाज के तो रंगमंच नहीं हो पाएगा। तो उसी कड़ी में सबसे पहले हमने मुंबई रंग महोत्सव का आयोजन किया था। मुंबई में एक ऐसा महोत्सव जिसमें 18 प्रदेश के लोगों को बुलाया था, एक भव्य आयोजन किया था और बहुत सफल आयोजन रहा था। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम रंगमंच का और विस्तार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मेरे जीवन का जो आखिरी उद्देश्य का है वो सिर्फ इतना भर है कि सनातन, राष्ट्र और रंगमंच, आखिरी सांस तक बस इन्हीं के लिए जिएंगे, या कहें कि आखिरी सांस तक इन्हीं के लिए काम करना है। तो एक इसी सोच के साथ, इसी विचारधारा के साथ एक घुमंतु रंगमंच कार्यशाला का हम लोगों ने शुभारंभ किया था। तो घुमंतु कार्यशाला बेसिकली क्या है कि मैं बुलेट पर अपने साथी के साथ, तिरंगे के साथ निकलता था। बेला वारोट मेरे साथ जाती थी। तिरंगे पे हम लोग अलग अलग शहर, अलग अलग प्रदेश में जाते थे और वहाँ 2-2 दिन का वर्कशॉप करते थे, या करते रहे या करते रहेंगे। और ऐसे हम अभी 15 शहरों में हम लोग कर चुके हैं। और उन 15 शहरों में जो वर्कशॉप हम लोग करते हैं वो करते हैं कि नाटक क्यों हो, या रंगमंच क्यों करें, या रंगमंच से हम सिनेमा में कैसे जाएं, साथ ही सनातन, राष्ट्र और रंगमंच कैसे एक ही है, तो वो समझाने की थोड़ी कोशिश करते रहें। वो हमारा एक मिशन है और उस मिशन पर लगातार काम करते रहें। और उस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि पूरे हिंदुस्तान के रंगकर्मियों को एक मंच पर लाना। अब एक मंच पर क्यों लाया जाए कि आज अगर कोई रंगकर्मी बीमार होता है, या रंगकर्मी भी नहीं, कोई फिल्म वाला अभिनेता बीमार होता है जो वन डे टू डे ही करता रहा है, या बहुत ज़्यादा काम नहीं मिला है, या बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं पाता हूँ कि उसके इलाज का कहीं कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। ना तो सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था है, ना ही कोई ऐसा विंग है रंगमंच का या सिनेमा का जो उनकी मदद करे। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक ऐसे विंग की शुरुआत की जाए, सबसे पहले कलाकारों के लिए जो अपनी बात कहें। तो हमने घुमंतु रंगमंच कार्यशाला शुरू की और 300 चरण उसके सोचे हैं हमने। अभी सिर्फ 3 चरण में 15 शहर हुए हैं और ऐसे ही तकरीबन हम 3000 शहर कंप्लीट करेंगे। और 3000 में तकरीबन नहीं तो हम लोग 2 से 2.5 लाख लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे। 4500 लोग इकट्ठे हो चुके हैं, एक मंच के नीचे हैं। तो अगर मान लीजिए कोई एक्टर बीमार हुआ है हमारा, हम सिर्फ 1 रुपये का दान मांगेंगे। हम किसी से 100 रुपये मांगेंगे ही नहीं। 1 रुपये लिया तो समझो 1.5 लाख लोग हैं, तो 1.5 लाख रुपये आ गया, इलाज हो गया। या हमें कोई और कहीं कोई रंगकर्मी कहीं किसी प्रॉब्लम में है, समस्या में, वहाँ की सरकार, वहाँ का कोई बाहुबली उसको परेशान कर रहा है, तो 1.5 लाख लोग जिसके साथ खड़े रहेंगे पीछे, वो तो पूरी सरकार को हिला देगा। और ये मुहिम एक तरह से हमारा एक नव जागरण है, एक ऐसा आंदोलन है, एक ऐसी क्रांति है जो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 5 साल बाद या 10 साल बाद एक ऐसा रूप लेगी कि पूरे वर्ल्ड में, या कहें पूरे हिंदुस्तान में, पहले हिंदुस्तान की बात करें, सबसे पहले रंगकर्मी को मान सम्मान दिया जाएगा। आज जिस रंगकर्मी को सबसे पीछे पायदान पर छोड़ दिया जाता है कि ये तो कौन है, नाच नौटंकी तमाशा करने वाले हैं, कल हमारी पावर को दुनिया जानेगी और समझेगी कि हम लोग आम लोग नहीं हैं। हम लोग समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। हम लोग, चाहे वो आज़ादी से पहले का नाटक हो या अब का नाटक हो या संस्कृत ड्रामा हो, हम आदिकाल से ही समाज के लिए जीते आए हैं और समाज हमें बिल्कुल सबसे पीछे वाले पायदान पर रखता है। हमारा कहीं कोई ऐसा ग्रांट का व्यवस्था नहीं है कि कोई बीमार हो जाए कलाकार तो उसके लिए कुछ करें। तो सबसे पहला मेरा जो ये क्रांति आंदोलन करने का जो माध्यम है, जिन लोगों के लिए करना चाहता हूँ, वो रंगकर्मी ही हैं। रंगकर्मियों को एक मंच पर लाना चाहता हूँ। सबकी अपनी अपनी चीज़ें हैं, सब एक दूसरे से अलग अलग भावनाएं रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रंगमंच के नाम पर हम लोग एक हो सकते हैं और अगर ऐसा हम कर पाए तो सच में एक बहुत कमाल की क्रांति को जन्म दे पाएंगे।
ये उसी जो आपने ये बातें बताई उनमें से एक बहुत बढ़िया बात निकल के आ रही जो मैं सुन रहा था कि जब पहली लाइन तुमने बोली थी कि उनको हम ये बताएं कि रंगमंच क्यों, रंगमंच समाज से जुड़ा है। बिल्कुल, समाज से समाज के लिए, बिल्कुल। रंगमंच का काम अगर कि समाज से लेता है और समाज के लिए करे, समाज को देना और उसको जागृत करना। इसी में जब उनके अंदर ये अवेयरनेस आ जाए कि हमें समाज को कुछ देना है, तो फिर ये बातें मुझे लगता है ना ये बहुत पीछे छूट जाती हैं। फिर हम सिर्फ रंगकर्मी के लिए नहीं, पूरे समाज को कुछ देते हैं। हम पूरे समाज के दुख में खड़े होते हैं, पूरे समाज में कुछ दिक्कत हो गई है ना, तो उस सब के लिए हम हेल्प करने के लिए जुट जाते हैं। मुझे लगता है कि इस बात से और आगे बढ़ जाएगी। हाँ। तुमने तो सोचा कि सिर्फ रंगकर्मी इकट्ठा हों, उनके लिए अगर एक को तकलीफ होती है तो 1.5 लाख रंगकर्मी एक रुपए दें। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर वो अवेयर हों इस बात के लिए, उनके अंदर ये संवेदनशीलता पैदा हो जाती है, तो समाज में कहीं भी तकलीफ है, आज एक कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो सारा आदमी इकट्ठा होकर सरकार के पीछे पड़ जाता है कि वहाँ से गलती है, जबकि गलती हमारी होती है। गलती हमारी होती है। मुझे जो लगता है शेखर भैया, मैं जो बात कर रहा था उस पर सेकेंडरी हम लोग आते हैं। कलाकार बहुत संवेदनशील होता है, सारी भावनाएं उसके अंदर होती है। जैसे हर एक बंदे का अपना एक स्थायी भाव होता है, कोई गुस्सैल होता है, कोई बहुत करुण रहता है, कोई किसी का भयानक रस ज़्यादा होता है। वैसे ही कलाकार में सारे रस का समावेश होता है। तो जो हमारी परिकल्पना है, जब एक एक शहर में छोटी छोटी तहसील में रंगमंच शुरू हो जाएगा, 30 लोगों में वो संवेदनाएं जन्म लेंगी, तो वो समाज के लिए काम स्वाभाविक रूप से करेंगे, स्वतः ही करेंगे और करना ही होगा। क्योंकि समाज के बिना तो कला हो ही नहीं सकती और कला के बिना समाज भी नहीं रह सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि जब एक रंगकर्मी मंच पर वर्क करता है या काम करता है, तो बहुत सारे जीवन को जीता है, बहुत सारे चरित्रों को जीता है, तो उन चरित्रों की भावनाओं का भी आत्मसात करता है। तो जब समाज में वो बहुत सारे लोगों के चरित्रों की भावनाओं को अच्छी तरह जान जाएगा, तो हर एक से जुड़ाव महसूस करेगा, हर एक के दुख दर्द में भी साथ करेगा, कानून व्यवस्था में भी आगे रहेगा और परोपकार में भी आगे रहेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कृष्ण जी को 64 कलाओं का ज्ञाता बोला जाता है, तो कृष्ण उपदेश भी देते हैं, बांसुरी भी बजाते हैं और सुदर्शन भी उठाते हैं। तो वो सारी भावनाएं, एक राक्षस के लिए कलाकार कृष्ण, सुदर्शन वाला भी कृष्ण बन सकता है और अपने भक्तों के लिए वो बांसुरी वाला भी कृष्ण हो सकता है। तो कलाकार जो अगर ये सब एक एक छोटे छोटे शहर में शुरू होगा, तो मुझे लगता है वहाँ का कल्चर बिल्कुल उठकर आएगा, वहाँ की संस्कृति सभ्यता उठकर आएगी। जो काम एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का होना चाहिए था, जिस परिकल्पना के साथ उसकी स्थापना की गई थी कि एक एक प्रदेश से एक एक बंदा आएगा, में भी कुछ लोग कर भी रहे हैं, बहुत अच्छे से खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं, अपनी तरफ से कर रहे हैं। वही उद्देश्य मेरा है, वही उद्देश्य मेरा है कि हर शहर में रंगमंच हो, मुंबई या दिल्ली, जयपुर या कोलकाता ही क्यों, क्योंकि जैसी रंगमंच वहाँ होगा, वहाँ की जो लोक कलाएं हैं वो पुनर्जीवित हो जाएंगे, और जैसे ही वो जीवित हुई, उन्हीं में तो मैसेज, समाज की सारी नव जागरण या कहें कि नैतिक शिक्षा तो उन्हीं में छुपी हुई है। करेक्ट, ये मैं भी मानता हूँ, मेरा भी यही मिशन, मेरी भी इच्छा यही थी, ऐसे ही थी कि रंगमंच यानी कि नाटक ही ऐसी चीज़ है कि जो सब कुछ बदल सकती है। और मैं भी कहता हूं जब वर्कशॉप करने जाता हूं कि भाई नाटक इसलिए नहीं कि आपको हीरो बनना, हीरोइन, नाटक इसलिए कि आपको सोचने का तरीका देता है। आप समाज के लिए कितना संवेदनशील हो, आप किस तरह से सोचो, सबसे बड़ी चीज़ है। अगर संवेदनशील आप बन जाते हैं तो आपका समाज बेहतर हो जाएगा, उसमें फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल भैया, जैसे मुझे याद आता है कि जितने भी कवि कलाकार रहे हैं वर्ल्ड में पूरे, तो कोई भी कवि कलाकार या थिएटर वाला रेपिस्ट नहीं हुआ, किसी ने कभी कोई हत्या नहीं की। तो उसका मूल कारण क्या है? तो जितना मैं तह में जाता हूँ कि रंगकर्मी की अगर हम सिर्फ बात करें, हमारी रंगकर्मी कौम की, पूरे विश्व की रंगकर्मी कौम की जो कलाकार जो लोग हैं, तो क्यों रेपिस्ट नहीं बना? अब ठीक है, किसका जेन्युइन किसी के साथ क्या रिलेशन है वो दूसरी बात है। रेपिस्ट नहीं बना, हत्यारा नहीं बना, उसका मुख्य कारण सिर्फ इतना भरा है क्योंकि साधु और अभिनेता में एक बस छोटा सा अंतर होता है। एक अभिनेता भी साधु होता है, साधक होता है। तो साधु के अंदर जो भी शेड्स होते हैं, उसके अंदर वासना होती है या गुस्सा होता है, उसको किल करता है, मतलब मारता है, उसको खत्म करता है और न्यूट्रल करता है। वैसे ही अभिनेता भी उन सारे शेड्स को देखता है, जैसे बोलता है भावानुकीर्तन, भावों का अनुकीर्तन, रिपीटेशन। तो उसके अंदर वासना है, उसको देखेगा, लेकिन अवेयरनेस के साथ।
अवेयरनेस के साथ, ठीक है ना। उसके अंदर गुस्सा है, देखिएगा मेरे अंदर कितना गुस्सा है, क्योंकि करेक्टर भी करना है उसको, गुस्सल का रावण भी बनना है, लेकिन अवेयरनेस के साथ। करुणा भी है, तो सारे इमोशन को वो अवेयरनेस के साथ अपने में महसूस करता है और अपने पर इतना अवेयर हो जाता है। जैसे हम लोग जब साधना करते हैं तो बोलते हैं कोई भी थॉट आए तो सिर्फ उसे देखो, उस पर रिएक्ट मत करो, रिएक्ट मत करो। तो मेडिटेशन का पहला शर्त जैसे बोला जाता है, तो अभिनेता का भी यही है कि जब हम अभ्यास करते हैं तो इसी चीज़ का तो अभ्यास है कि आपके अंदर जो भी है शुभ या अशुभ, उसे देखो अवेयरनेस के साथ और उसको कंट्रोल करो। तो बाकी लोग तो कानून व्यवस्था की वजह से, कानून के डर से कोई गलत काम नहीं उठाते, लेकिन थिएटर वाला तो अपने आप में कानून होता है, उसकी तो अपने आप पे व्यवस्थित एक प्रक्रिया ऐसी होती है जिससे वो कंट्रोल रहता है। तो जब सारे शेड्स को वो कंट्रोल करके रखेगा और जब भारत का हर एक व्यक्ति रंगकर्मी हो जाएगा तो क्राइम तो खत्म, अपराध खत्म, फिर कितनी सुख शांति होगी, कितना कमाल का आंदोलन होगा। क्योंकि भगत सिंह भी नाटक करते थे, भारत दूरदर्शन उनका नाटक था नेशनल कॉलेज में। नाटक तो बहुत ज़रूरी है, नाटक ज़रूरी है। तो नाटक तो आपको संवेदनाएं देता है, बिल्कुल। बहुत सारे चरित्र अपने आप में दिखता है कि मेरे अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है, और मुझे कितना इसको सामने समाज के लाना है। ये कंट्रोल शक्ति भी यही देता है। तो साधु पूरी तरह से किल करते, ख़त्म करते हैं, और ये किल नहीं करते, ये भावानु कीर्तन बार बार उनको रिपीटिशन करते हैं, लेकिन सिर्फ अभिनय में, जीवन में नहीं। तो बहुत बड़ी बात है। तो अवेयरनेस जो तुमने कहा उस पर ये पता चल जाता है एक्चुअली हमें कितना रिएक्ट करना है, बिल्कुल, कितना करना है, कब नहीं करना है। बिल्कुल। हम एक दूसरे अभिनेता के साथ रहते ना तो यही बात करते ना कि हमें अब करना है, अब नहीं करना है, बिल्कुल, इतनी देर तक करना है, इतने सुर तक जाना है, इतने तक नहीं जाना है, और अब बंद कर देना है। बिल्कुल, है ना। तो ये जो कंट्रोल करना है ये बहुत बड़ा, और अभ्यास करते करते अपनी हर चीज़ को हम अवेयर हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि जो मिशन है ये भारत को लेकर के, समाज को लेकर के, ये बहुत बड़ा मिशन है। और निश्चित रूप से आप किसी नेक काम के लिए आगे बढ़ते हैं ना तो फिर सारी कायनात, सारी प्रकृति, सारी समष्टि विश्व सब आपके साथ आ जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और मुझे लगता है कि सबकी शुभकामनाएं मेरे साथ साथ होंगी, और जितने देखने वाले दर्शक होंगे उनकी भी शुभकामनाएं आपके साथ होंगी कि आप अपने इस कार्य में सफल हों और ये आपका कार्य नहीं सारे देश का कार्य बन जाए। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। अब इसी कड़ी में हम लोग अंदाज़े आज़ाद अभी नाटक लिखा है, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद पर विश्व का पहला लिखा हुआ नाटक। और वो भी लिखने का यही कारण था कि जितने भी पुराने क्रांतिकारी लोग हैं और उनको जो छुपा दिया गया है वो लोग आगे आने चाहिए, क्योंकि प्रेरणा हमारी कौन होगा, प्रेरणा कौन बनेगा। तो जब तक लोग उन्हें पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी जितने लोगों से मेरे रिहर्सल में बात करता था उनको आज़ादी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अभी जैसे महाराजा सूरजमल पर नया नाटक लिख रहे हैं, राजगुरु जी पर नया नाटक लिख रहे हैं। तो जब तक ये लोग आगे नहीं आएंगे हमारा मिशन कंप्लीट नहीं होगा। और अभी जो एक मिशन हम लोग शुरू कर रहे हैं जो बहुत मुख्य मिशन है वो ये है कि हम लोग 10 लोग बाइक पे निकलने वाले हैं। अच्छा। और एक ज़िले में हम लोग पहुंचेंगे 10 लोग, और एक स्ट्रीट नाटक हमने तैयार किया, नुक्कड़ नाटक। उस नुक्कड़ नाटक में राष्ट्र की बात है, सनातन की बात है और अभिनय की बात है। अभिनय के माध्यम से, अभिनय की तो बात होगी। तो अब एक एक तहसील में हम जाकर वो करेंगे उसका मंचन, 10 लोग एक साथ। जिस दिन नाटक 5 जगह नाटक होगा, 5 तहसील जैसे हो गई, तो फिर एक रजिस्ट्रेशन सबसे करेंगे कि फ्री रजिस्ट्रेशन, कि कल हम आपके यहाँ 5 या 6 घंटे का एक सेमिनार करेंगे कि आपका करियर कैसे बने। बिल्कुल। तो करियर, राष्ट्र और सनातन, इससे जुड़ाव के साथ हम उनको भारतीय परंपराओं के बारे में बताएंगे, आपकी ग्रेट संस्कृति सनातन के बारे में बताएंगे, क्योंकि उसका आधार वैज्ञानिक है जिसको पूरे वर्ल्ड ने अपनाया और हम लोग उससे अछूते हैं। इसका वो विशुद्ध वैज्ञानिक आधार है सनातन का। और उसके माध्यम से हम अभिनय में आप अपना जीवन कैसे बनाएं या अभिनय अपने घर बैठे ही कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ सेमिनार हम लोग शुरू कर रहे हैं, वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह हम 1 महीने में तकरीबन 300 शहर में कंप्लीट करेंगे। वैसे ही टारगेट है 1 साल में हम तकरीबन 3000 शहर को कंप्लीट कर पाएंगे। 10 साल का टारगेट है, उनमें भी हम लोग 30,000 शहर को कंप्लीट कर पाएंगे। और उस माध्यम से हम अपनी राष्ट्र की बात, अपने सनातन की बात, या कहें कि मूल बात जो नाट्यशास्त्र में लिखी हुई है, जो कि स्टेनिस्लॉवस्की, माइजनर, ब्रेख्त के माध्यम से हमको बताते हैं लोग, हम बताएं अपनी परंपराओं को पहचानो। नाट्यशास्त्र में बहुत कुछ है, श्रीमद् भगवद गीता में बहुत कुछ है। अपनी जड़ों को पहचानो। जैसे ही आप अपनी जड़ों को, अपनी माँ को माँ कहना आप शुरू कर दोगे, आपको बहुत प्यार दुलार मिलेगा। अभी तो आप क्योंकि दूसरी की माँ गोरी है तो आप गोरी माँ कहने लगते हैं, आपकी माँ काली है तो आप नहीं कह पाते कि ये हमारी माँ है। तो अपनी जड़ों को पहचानो, क्योंकि हम लोगों विश्वगुरु ऐसे ही नहीं थे।
मुझे लगता है हम फिर से विश्वगुरु बन सकते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग यूथ जाग भी रहा है बहुत सारी चीज़ों में, समझ भी पैदा आ रही है। जैसे वो लोग बोलते थे कि ये तो झाड़ फूंक करने वालों का देश है, ये लोग नमक से पेस्ट करते हैं, अभी वही लोग बोल रहे हैं आपके पेस्ट में नमक है। यानी कि हमारी चीज़ों को पेटेंट कराते जा रहे हैं वो लोग, और हम लोग मूर्ख बनते चले जा रहे हैं। हमारी गुरुकुल परंपरा इन्होंने ख़त्म कर दी, अपने यहाँ चला रखा है कि 14 साल का बच्चा जैसे ही 14 साल का हो जाता है वैसे ही स्कूल की फ़ीस वो खुद भरेगा, कहीं भी जॉब करे। जो हमारी गुरुकुल परंपरा थी, गुरुकुल में जो बच्चे भिक्षा मांग के जीवन यापन करते थे, जिस तरह कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, कहीं कोई धर्म की बात नहीं थी, इन लोगों ने अपना लिया और हम लोग उससे अछूते हैं। क्योंकि हम पे तो वो मुगल कालीन या कह के जितने भी आक्रांत आए थे उनकी सोच को हमारे ऊपर हावी कर दिया गया है। तो हम फ्रीडम की बात करेंगे, आज़ादी की बात करेंगे, उस विश्वगुरुपन की बात करेंगे कि हम विश्वगुरु क्यों थे, जिसने कामसूत्र दुनिया को दिया और जिसने इतनी बड़ी बड़ी परंपरा नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया को दिया। हम लोग इतने तो छोटे नहीं थे कि लड़की कपड़े पहनने पर लड़की के विवादों में कर जाए, नहीं। हम तो स्वतंत्र परंपरा थी हमारी, स्वयंवर चुनने की आज़ादी थी। तो नाटक के माध्यम से आज लोग उसे जानें, समझें, और सिनेमा भी कुछ वैसा ही बने जिसमें हमारी परंपराओं की बात हो, हमारी राष्ट्र की उन्नति की बात हो, मानव समाज के कल्याण की बात हो। तो इसी भावना के साथ हम लोग रंगमंच करना चाहते हैं। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा मिशन है और बहुत पुण्य मिशन है जी। और इसके साथ मैं फिर से कहूँगा कि सब लोग जुड़ेंगे और सब लोग जुड़ें और बहुत सारी शुभकामनाएं दें, और जितना जहां ये टीम पहुंचती है उनके साथ सहयोग भी करें, मेरा ऐसा आग्रह रहेगा सबके साथ। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी नई कड़ी में, किसी और नई कहानी, नई कविता और किसी नई वार्ता के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। जय राष्ट्र, जय रंगमंच।